हेलो बच्चों, हाउ द जोश डेफिनेटली हाई होगा। आप लोगों का बोर्ड एग्ज़ाम जो चल रहा है, आप लोगों के एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए हमने इतिहास से टॉप 50 क्वेश्चन बनाए हैं और मुझे आशा नहीं पूरा उम्मीद है कि इसमें से 20 से 25 क्वेश्चन आपका कहीं नहीं जाएगा। इसलिए चलिए आइए ज़्यादा बात ना करते हुए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? सन 1789 ईस्वी में। ठीक है, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से हमेशा बोर्ड एग्जाम में फंसता है। आगे चलिए। नेपोलियन का संबंध किस देश से था? फ्रांस से। राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो ये फ्रांस में हुआ। जब भी राष्ट्रवाद की शुरुआत की बात कही जाएगी तो सर्वप्रथम फ्रांस का नाम उसमें सबसे पहले आता है। नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय कब हुई थी? सन 1815 ईस्वी में। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय कब हुई थी? सन 1815 ईस्वी में। ओके, यूरोप में प्रथम विद्रोह कब हुआ था? जुलाई 1830 ईस्वी में। ओके बच्चों, ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। यूरोप में किस दशक में आर्थिक मंदी आई थी? आर्थिक मंदी से मतलब ये है कि इस समय इनकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से डावाडोल हो गई थी। तो यूरोप में जो आर्थिक मंदी सन 1830 के दशक में आई थी। और आर्थिक महामंदी का प्रारंभ कब हुआ था? 1930 ईस्वी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्थिक महामंदी, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आर्थिक महामंदी सन 1930 ईस्वी में प्रारंभ हुई थी। ओके, ओटो वान बिस्मार्क का संबंध किस देश से एवं एकीकरण एवं लौ एवं रक्त नीति का अनुसरण किया? ऑटो वान बिस्मार्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ गया? मिस प्रिंटिंग हो गई यहाँ पे थोड़ा सा। इनका संबंध जर्मनी देश से है, जर्मनी से। नोट कर लीजिएगा इसको, ठीक है। और एकीकरण से क्वेश्चन ये 3 दिए हैं एकीकरण के लिए। इसमें से डेफिनेटली एक फंसना ही फंसना है। मैथ्सनी, ये यहाँ पे ये मैथ्सनी और गैरीबाल्डी 2 अलग अलग लोग हैं। यहाँ पे एक कॉमा है, ठीक है। फ्रांस के एकीकरण में नेपोलियन बोनापार्ट का सबसे अहम योगदान था और इटली में मैथ्सनी और गैरीबाल्डी और जर्मनी के ऑटो वान बिस्मार्क। ओके बच्चों, आगे चलिए। इंग्लैंड में राजतंत्र कब समाप्त हुआ? इंग्लैंड में राजतंत्र सन 1688 ईस्वी में समाप्त हो गया था। इटली का एकीकरण सन 1871 ईस्वी में। अब आते हैं भारत में राष्ट्रवाद। फ्रांस में राष्ट्रवाद, इटली में राष्ट्रवाद, यहाँ तक तो आप लोग पढ़ चुके हैं। अब आगे इसमें से क्वेश्चन आएगा भारत में राष्ट्रवाद। ओके, प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ सन 1914 ईस्वी में। खेड़ा किसान आंदोलन किसने चलाया? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी की एक आदत थी कि जहाँ भी कोई परेशानी में है वहाँ पे आंदोलन स्टार्ट कर देते थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ? 13 अप्रैल सन 1919 ईस्वी में।
खिलाफत आंदोलन, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इससे आपका दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन भी आ सकता है, उसको भी पढ़ लीजिएगा। ये 2 क्वेश्चन है बच्चों जिसमें बच्चों को काफ़ी मतलब दिक्कत होती है कि कब कांग्रेस ने किस अधिवेशन में खिलाफत आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया और एक असहयोग आंदोलन कब अपनाया, इन दोनों में। तो ये कभी मत भूलिएगा इन दोनों क्वेश्चन को। 1 सितंबर 1920 में अधिवेशन खिलाफत आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया था और कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन अपनाया गया था नागपुर दिसंबर 1921 ईस्वी में। ये दोनों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर ध्यान दीजिएगा ज़रूर से। थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हो गया है, चौरी चौरा नहीं, चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड किस वर्ष घटित हुआ था? 1992। गलत यहाँ पे भी है। ये चौरी चौरा नहीं, चोरा चोरी लिख दिया है, मिस प्रिंट हो गया है। ये चौरी चौरा होगा। कांड घटित तो किस वर्ष? 1900, ये गलत है, मिस प्रिंट हो गया है। 1992 नहीं, 1922 होगा। ओके, इसको सुधार कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, आगे चलते हैं। साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा था? सन 1928 ईस्वी में। साइमन कमीशन का विरोध करते हुए पुलिस की लाठियों से शहीद हुए लाला लाजपत राय जी। ठीक है, कमीशन का जब विरोध करे थे ये लोग, तो पुलिस वालों ने, अंग्रेज पुलिस ने इनके ऊपर इतना लाठी बरसाया कि इसके ये शहीद हो गए। सविनय अयोध्या आंदोलन सन 1930 ईस्वी में। और करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। ये नारा है, करो या मरो, महात्मा गांधी। स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे और मैं इसे लेकर रहूँगा। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। जैसे आप लोग बचपन में कहते हैं ना कि ये चॉकलेट है, हम लेकर रहेंगे, ये क्रिकेट का बैट है, मुझे चाहिए ही चाहिए, लेकर रहेंगे। तो उसी तरह इन्होंने बोला था कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। शैक्षिक संस्थानों में आरक्षित सीटों और अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग की डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जैसे आप यूनिवर्सिटी में किसी भी एग्ज़ाम में जो आरक्षण देखते हैं, तो आरक्षण का जो सबसे पहला जो मुद्दा उठाया था वो भीमराव अंबेडकर ने उठाया था। क्यों उठाया था? इससे पिछड़ी वर्ग के लोग का भी शिक्षा में योगदान हो और वो भी पढ़ें और वो भी आगे बढ़ें, उनसे वो शिक्षा से वंचित न रह जाए, इसलिए भीमराव अंबेडकर ने शैक्षिक संस्थानों में और अलग निर्वाचन क्षेत्र में आरक्षण की मांग की। जैसे देखते हैं आप लोग कि कभी निर्वाचन होता है तो कभी ओबीसी का सीट आया है, तो कभी एससी का आया है, तो कभी जनरल आया है, तो ये सब भीमराव अंबेडकर की देन है। पूरे समझौता पर हस्ताक्षर सन 1932 ईस्वी में। आगे चलते हैं। यहाँ पे भी है, किस फसल से? कॉर्नला। यहाँ पे मतलब थोड़ा मिस प्रिंट यहाँ पर भी हो गया है, कॉर्नला। इसका याद करने का सबसे तरीका है पॉपकॉर्न, जानते हैं ना? पॉपकॉर्न माने क्या होता है? मक्का, जो हम लोग खाते हैं, सिनेमा में जाते हैं मूवी देखने थिएटर में। तो ये कॉर्नला का संबंध किससे है? मक्का से है। वैश्विक अर्थव्यवस्था का विकास सन 1890 ईस्वी में हुआ था। उन्नीसवीं शताब्दी, यहाँ पे 19वीं शताब्दी के अनुबंध को किस रूप में वर्णित किया गया है? तो यहाँ पे दास प्रथा, मिस प्रिंट यहाँ पर भी हो गया है, यहाँ पे होगा दास प्रथा। दास प्रथा। और उस टाइम में अफीम कहाँ निर्यात किया जाता था? चीन में।
और नील कहाँ निर्यात किया जाता था? ब्रिटेन में। वहाँ पर ज़्यादा गोरे होते हैं ना, उनको नीला करने के लिए मजाक किए हैं। नील ब्रिटेन में निर्यात किया जाता था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मित्र देश बनाए गए, मित्र राष्ट्र। ये इसलिए बनाया गया कि अगर आगे भविष्य में द्वितीय विश्व युद्ध की तरह कोई भी युद्ध हो तो इसमें एक दूसरे का सहयोग करने के लिए ये मित्र राष्ट्र बने। ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और अमेरिका इसमें शामिल थे। जलोढ़ मिट्टी का मुख्यतः स्रोत होता है, निर्माण होता है। यहाँ पे मिस प्रिंट हुआ है। यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी का मुख्यतः निर्माण होता है तो नदियों द्वारा। ठीक है। विकासशील राष्ट्र में कौन सा संगठन समूह बनाया? विकासशील राष्ट्रों ने कौन सा संगठन समूह बनाया? तो वो है G77। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये 46 नंबर वाला, पर्यटन गुड्स सम्मेलन में किस संस्थान की स्थापना की गई थी? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, यहाँ पे मुद्रा कोष होगा। ओके। भूमि किस प्रकार का संसाधन है? भूमि प्राकृतिक संसाधन है, कोई इसे बना नहीं सकता, ये नेचर के द्वारा है बना है। और संभावित संसाधन का उदाहरण है पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा जैसे हमारे भारत के कई क्षेत्रों में बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं, अगर उससे चाहे तो सरकार पवन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल सकता है, मगर उसके अभी हमने बहुत कम स्रोत ईजाद किए हैं, उसको तो उस पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। तो संभावित संसाधन का एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है पवन ऊर्जा। किस पंचवर्षीय योजना से संसाधन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ठोस प्रयास उठाए गए? प्राकृतिक संसाधनों को। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में ही इसका प्लान बन गया था। कितना हमारे देश में वनों के लिए कितना वांछित क्षेत्रफल है? वंचित नहीं, वांछित होगा। यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया है भाई, यहाँ पे होगा वांछित क्षेत्रफल है 33%। नवीकरणीय संसाधन क्या है? नवीकरणीय संसाधन मतलब कि वे संसाधन जिसको बार बार उसका ऊर्जा का बार बार आप यूज कर सकते हैं। जैसे ज्वारीय ऊर्जा, सूर्य का है जो उसमें ऊर्जा वो कभी ख़त्म होगा नहीं, ख़त्म होगा। डीजल का है, पेट्रोल का है, ये सब एक बार यूज किए फिर दोबारा नहीं, ख़त्म हो जाएगा। कोयला है, एक बार यूज किए फिर दोबारा नहीं कर सकते हैं। मगर वे संसाधन जिसको आप बार बार यूज कर सकते हैं, सूर्य का ऊर्जा, ये सब उसमें आते हैं। जैसे ज्वारीय ऊर्जा है। और आप लोगों के लिए दीर्घोत्तरी से हम छाट के 8 क्वेश्चन बनाए हैं। वो 8 क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिए। उसमें से डेफिनेटली 50% उसमें से फंसना ही फंसना है, कहीं नहीं जाएगा। आगे देखिए, ये जो प्रश्न है इसमें से 100% फंसेगा ही फंसेगा। और आप 7 तारीख को पेपर उठा के देख लीजिएगा और इसको पूरा तैयार कर लीजिएगा। ज़रूर फंसना ही फंसना है, कहीं नहीं जाएगा इसमें से। ओके, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले सेशन।